गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि हद से ज्यादा मत खाओ, वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से आ गया, वह उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है मोर देन इनफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे मोर देन इनफ। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उसे हद से ज्यादा प्यार किया करता था, या फिर वह उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया करता था। He used to love her more than enough। हद से ज्यादा मत खाओ, या फिर जरूरत से ज्यादा मत खाओ। Don't eat more than enough। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to be clever more than enough। वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। He was speaking more than enough, that's why I came from there। मुझे हद से ज्यादा कॉफी पसंद है। I like coffee more than enough। या फिर मुझे हद से ज्यादा या फिर जरूरत, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मुझे हद से ज्यादा घूमना पसंद है। I like traveling more than enough। कैसे भी करके इसे यहाँ से भगाओ, कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी है, कैसे भी करके इसे खत्म करो, कैसे भी करके मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हमें एक ही दिन में कई बार बोलने होते हैं, जिसमें हमें बोलना होता है कैसे भी करके, कैसे भी, किसी भी तरह। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में जो फ्रेज यूज करते हैं वो है बाय एनी मीन्स, जिसका हिंदी मतलब होता है कैसे भी करके, किसी भी तरह। तो तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे बाय एनी मीन्स। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से समझ सके। कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके इसे खत्म करो। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल गो देयर बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके इसे यहाँ से भगाओ। ड्राइव हिम अवे बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके उसे एक बाइक खरीदना था। He had to buy a bike by any means। कैसे भी करके तुम्हें यह काम करना है। You had to do this work by any means। कैसे भी करके तुम्हें उसे मनाना है। You have to convince her by any means। तो तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी लगती हो। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना लगते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें बोलने होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर के यूज किया जाता है वो है नोट एज, एडजेक्टिव प्लस एज। गाइस बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, जो कि राइटिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज किया जाता है। तो चलिए इसे यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट एज, नोट एज के बाद में एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। गाइस यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। कैसे यहाँ पे जो स्पीकिंग इंग्लिश है, ये फ्रेज पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है।
वह इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। He was not as bad as we were thinking. ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। It is not as costly as it seems. हमें मिले हुए जमाना हो गया। मुझे वहाँ गए हुए जमाना हो गया। उसे यहाँ आए हुए जमाना हो गया। मुझे मूवी देखे हुए जमाना हो गया। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं और आप लोगों ने इस प्रकार के सेंटेंसेस सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। जमाना हो गया या बरसों हो गया, इसके लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है वो है इट हैज़ बीन, एजेस, सिंस प्लस सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करेंगे। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। हमें मिले हुए जमाना हो गया। इट हैज बीन एजेस सिंस वी हैव मेट। इट हैज बीन एजेस सिंस वी हैव मेट। मुझे वहां गए हुए जमाना हो गया। It has been ages since I have gone there. It has been ages since I have gone there. उसे यहाँ आए हुए जमाना हो गया। It has been ages since he has come here. It has been ages since he has come here. मुझे मूवी देखे हुए जमाना हो गया। It has been ages since I have watched movie. It has been ages since I have watched movies. मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखे हुए जमाना हो गया। It has been ages since I have seen your smiling face. It has been ages since I have seen your smiling face. मुझे किताबों को हाथ लगाए हुए जमाना हो गया। हाथ लगाए हुए जमाना हो गया मतलब कि बहुत सालों से किताबें मैंने नहीं पढ़ी है। It has been ages since I have touched books. It has been ages since I have touched books. तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।